मेरे सपनों का भारत। राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्टूडेंट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी नगर में एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आवदान आवदीन अब्दुल कलाम था। उनका जो तो जीवन सादगी की अनूठी मिसाल था। तो यहाँ पर अपनी परिकल्पना इनकी थी कि सन 2020 तक 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और इसी को साकार करने के लिए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गहन अनुसंधान किए हैं। देश को उपग्रह ज्योति प्रणाली में सेल्फ डिपेंड बनाया। सर्वप्रथम मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान दी। इसी कारण से इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब के प्रयास से भारतीय सेना को पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों से सुसज्जित किया गया और अनेक मिसाइलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इनकी मृत्यु 2015 को हुई। इनकी मुख्य रचना जो मेरे सपनों का भारत है। स्टूडेंट्स, इस पाठ में राइटर ने डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होने और स्वयं को एक बौद्धिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के तरीके और उपायों पर विचार किया है। राइटर कहते हैं कि उन्होंने भारत देश की प्राचीन धरोहरों का अध्ययन किया और पाया कि भारत एक उन्नत समाज था। यहाँ के जो साधु संत थे, जो फिलासफर थे, जो राइटर थे, पोएट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन हैं और जो स्पेस आदि के बारे में जो नॉलेज रखते थे, उन्होंने जो बौद्धिक विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया। उनके जो पर्सनल थॉट्स थे, उनकी जो थ्योरी थी, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक शोल का काम की। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही विकसित था। तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी। हाँ, देश विदेश से स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आते थे। तो ये एविडेंस है कि एजुकेशन के एरिया में इंडिया पहले बहुत डेवलप था। यहाँ कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनवगुप्त तथा पतंजलि जैसे योग शिक्षाविद थे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि गणित के क्षेत्र में
भारतीयों ने विश्व को शून्य और दशमलव पद्धति दी, जिसके कारण से जो मॉडर्न एज में जो कंप्यूटर है और जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए साइंस के क्षेत्र में वो पॉसिबल हो सके। यूक्लिड से पहले भारत में ज्यामिति के नाम पर रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को बताया कि किसी भी सर्किल का जो सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू पाई, कांस्टेंट वैल्यू पाई। मतलब कोई कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्किल बनाइए और उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू पाई जाएगी, यानी 22/7 आएगा या 3.14 आएगा। ये आर्यभट्ट ने पहले बता दिया था। और डेसिमल के 4 डिजिट तक इन्होंने उसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक उसी तरीके से जो भास्कराचार्य थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत की स्थापना की और बताया कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशनल फोर्स को पहचाना। चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दिया, तो सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रिया की। तो राइटर कहते हैं कि हमें अपने ऐसे वैज्ञानिकों पर गर्व है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे बताते हैं इसी पाठ में कि भारत में आज़ादी के पहले भारत में क्या है, एस.एन. बोस, मेघनाथ शाह, जे.सी. बोस, सर वी.सी. रमन, सर सी.वी. रमन है, सर के.एस. कृष्णन है, होमी जहांगीर भाभा है, विक्रम साराभाई हैं और रामानुजम जैसे गणितज्ञ, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि और विवेकानंद जैसे दार्शनिक थे। आज़ादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। उद्योग के लिए आधारभूत ढांचा बना। 1970 में हरित क्रांति हुई। देशी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन सके हम। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हुआ। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है कि भारत में उपग्रह डिजाइन तथा विकसित यहाँ करने, अपनी धरती से प्रक्षेपित यानों द्वारा कक्षा में उसे प्रक्षेपित करने की, अपनी धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में जो तो ऑर्बिट में जो तो छोड़ने की क्षमता प्राप्त की है। इसी प्रकार मिसाइल या मुखाग्र को डिजाइन करने की क्षमता प्राप्त की है। इंडियन आर्मी में यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमता का ही प्रमाण है। एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना, उससे हथियार विध्वंस बनाना और बड़े लेवल पर हम क्या उनके एक दूसरे देशों के इक्विवेलेंट हो गए। स्टूडेंट्स आगे भारतीय सॉफ्टवेयर क्षेत्र में इंडियंस अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडियन साइंटिस्ट और वर्कर्स वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमी है उस पर उनका बहुत ही योगदान है। तो इंडिया को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे स्किल्स वाले लोगों को पहचाने और इंडिया में इस बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक कर्मी जो हैं उनको क्या वाले लोगों को और ज़्यादा तैयार करें, क्योंकि आज पूरा विश्व एक बौद्धिक समाज में बदल रहा है, पढ़े लिखे समाज में बदल रहा है, एजुकेटेड सोसाइटी हो रही है। तो जहाँ समन्वित ज्ञान विज्ञान शक्ति तथा धन का स्रोत होगा, इसलिए भारत को विकसित देश बनने के लिए अवसर हैं जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आज इस कंपटीशन में, वर्ल्ड लेवल के इस कंपटीशन में हमें कौन सी कमी है या हमें अभी और क्या कुछ करना है, ये हम सबसे पहले पहचानें और उसी क्षेत्र में काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। स्टूडेंट्स, ये हुआ लेसन की समरी। अब हम इस चैप्टर को अब रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने पर बताएंगे कि क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में तो जानते हैं ना। तो सेंट्रल आइडिया इस लेसन का है कि 21वीं सदी ज्ञान युग या बौद्धिक युग से संबंधित है, जहां ज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि और प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होना और खुद को एक बौद्धिक अर्थव्यवस्था में बदलने के तरीकों व उपायों की पड़ताल करना आवश्यक है। यह अध्याय इस पहलू की विस्तृत पड़ताल करता है। इस लेसन की समरी दी गई, केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि भारत पिछली शताब्दियों में एक उन्नत समाज था। कई धर्मों के संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों की प्रेरक योगदानों के द्वारा बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उनके नए और मौलिक विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों ने हमारे अपने बौद्धिक समाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। तो यहाँ पर क्या है, ये बात आती है कि भारत एक उन्नत समाज था। यह कैसे प्रमाणित होता है? तो राइटर यहाँ इस बात के लिए कहते हैं कि भारत एक उन्नत समाज था। यह ऐसे प्रमाणित होता है कि भारतीय सभ्यता की विगत जो तो 1000 वर्षों की प्रभावशाली उपलब्धियों को जो हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। मैंने 1000 ईगो एट प्रेजेंट से, जैसे 1000 पहले अगर क्या हम अपने इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, वहाँ पर उनके जो अचीवमेंट्स जो हैं इंडियंस के हैं, उनको जब देखते हैं तो पता चलता है कि इंडियन जो सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन प्राचीन काल में समाज को ठोस आधार किसने प्रदान किया? देखिए, प्राचीन काल में क्या है, समाज को ठोस आधार किसने प्रदान किया? तो बस बौद्धिक पुनर्जागरण
की इस प्रक्रिया ने जो तो समाज को ठोस आधार दिया। देखिए इस पाठ में जो अभी आपने देखा कि राइटर जो है तो यहाँ पर किस ओर जो तो ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने क्या भारत की प्राचीन उपलब्धियों की ओर और जो है एट प्रेजेंट भी उसमें चलने वाली उस प्रोसेस को बौद्धिक प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, किन लोगों के योगदान से पुनर्जागरण की प्रक्रिया लगातार चलती रही, तो यहाँ पर बताया कि धार्मिक संतों से। ठीक है, और किसके, दार्शनिक हो गए, कवि हो गए, वैज्ञानिक हो गए, खगोलविद हो गए, गणितज्ञ हो गए, है ना, इन सभी के जो तो ये कंपोजिट जो तो योगदान से क्या हो गया, पुनर्जागरण की प्रोसेस चलती रही। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नत था। यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ न केवल भारत बल्कि सुदूर देशों जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अबेरिया तथा चीन से विद्यार्थी विभिन्न विषयों, भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषध विज्ञान, सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट्स, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य तथा छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या सीखने के लिए आते थे। शिक्षकों के पैनल में कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। भारत किस क्षेत्र में उन्नत था, तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत था। भारत में कौन सी दो यूनिवर्सिटियां थीं, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, इंडिया में उन दिनों भारत में कहाँ कहाँ विदेश से, किस देश से लोग पढ़ने आते थे विदेशी, तो यहाँ पर बताया गया बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अबेरिया और चीन से। इन विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, तो भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषध विज्ञान, सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य और छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या। शिक्षकों के पैनल में कौन कौन से आचार्य रहते थे, कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि। आगे चलते हैं। भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणना की दोहरी प्रणाली की आधारशिला रखी, जिस पर वर्तमान कंप्यूटर निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं, जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण विज्ञान वैज्ञानिक जो खोज नहीं की जा सकती। इस प्रकार भारत ने दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। स्टूडेंट्स, देखिए भारत ने किस शून्य का आविष्कार कहाँ पर हुआ, तो भारत में हुआ। तो शून्य के आविष्कार से क्या फ़ायदा हुआ, इससे दोहरी गणना प्रणाली जो है तो की आधारशिला हुई, साथ में कंप्यूटर इसी पर डिपेंड हो गया, सिस्टम का आविष्कार हुआ। डेसिमल पद्धति जो तो सिस्टम, दशमलव पद्धति का आविष्कार कहाँ पर हुआ, तो भारत में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या कि यूक्लिड के ने से काफ़ी पहले भारत में ज्यामिति के नाम पर रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था,
और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बतलाया था। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि आर्य यहाँ पर यूक्लिड से पहले ज्यामिति यहाँ पर किस नाम से थी? रेखा गणित के नाम से थी। और आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पाई इक्वल टू दो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, और डेसिमल के अपन क्या करते हैं 3.14। यहाँ आर्यभट्ट ने डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहाँ पर उसकी वैल्यू रखी थी पाई की। इस प्रकार 1500 वर्ष जो है पहले सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की 9 दशमलव स्थानों तक की गणना की। सूर्य सिद्धांत में क्या है कि धरती कितना समय लेगी सूरज के चक्कर लगाने में, तो डेसिमल के बाद 9 डिजिट तक जो तो उसकी कैलकुलेट किया। इसके अलावा कॉपरनिकस ने से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम को पहचाना था। गुरुत्वाकर्षण के नियम जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक और आयुर्वेद को समेकित किया था, और 2500 वर्ष ईगो सुश्रुत ने जटिल शल्य जो तो क्रियाएं की थी। शल्य क्रिया मीन्स ऑपरेशन। हमें अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन यह सारी जानकारी भारत के बाहर शेष विश्व को ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस पर आगे शोध नहीं हुआ या इस पर प्रचार प्रसार इस पर नहीं हुए। आगे राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उल्लेखनीय उपलब्धियां केवल हमारे अतीत तक सीमित हैं। आज़ादी के पहले हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और सभी जो लगभग के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे। हमारे पास एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, वी.सी. राय जैसे साइंटिस्ट जो तो, और रामानुजम जैसे मैथमेटिशियन, रावेंद्र नाथ टैगोर जैसे पोएट, और विवेकानंद जैसे फिलासफर जो तो संत रहे। और आज़ादी के बाद के समय में भी उतने ही जो तो महान उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। आगे राइटर कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। 5 ईयर प्लानिंग प्रोग्राम रखा। इसने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया। 70 के दशक में पहले हरित क्रांति के परिणाम देखने को मिले। ठीक है, जिसने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। बच्चों क्या है आपको ये बता दें कि 70 के दशक में इंडिया में क्या है अनाज का प्रोडक्शन शुरू हो गया। इसके पहले क्या है इंडिया में अनाज का प्रोडक्शन ऐसा नहीं होता था। बच्चों क्या है कि आज़ादी के समय भी यहाँ पर देश में क्या है 36 करोड़ के आसपास जो लोग थे वो भी क्या भूख को मरते थे। और आज क्या है कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन फिर भी क्या है अडम्बार अनाज का रखा रहता है। भारत की खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ऑपरेशन फ्लड ठीक है ने भारत को जो निश्चित समयावधि में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक में भी काफ़ी विकास देखने को मिला, और कई अनुसंधान व विकास और
वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समस्याओं संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व लीडरशिप जो है तो विभिन्न क्षेत्रों में योग नेता कर रहे थे। इसने उच्च प्रौद्योगिकी मिशनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। बच्चों, भारत के उपग्रह तथा उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों द्वारा रखे गए ठोस आधार ने देश को किस प्रकार के उपग्रह डिजाइन तथा विकसित करने और उसे अपनी ही धरती पर अपने प्रक्षेपण यंत्रों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्रदान की है। तो PSLV-C5 की 7वीं सफल उड़ान ने, जिसमें क्या है, रिसोर्स सेट 1 को सन सिंक्रोनल ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ये स्वदेशी योग्यता में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल का मुखाग्र की जो डिजाइन करने, विकसित करने तथा उन्नत तथा उत्पादित करने में सक्षम है। भारतीय सेना में पृथ्वी तथा अग्नि को शामिल किया जाना इस स्वदेशी क्षमता का प्रमाण है। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति तथा अन्य विकास में हमारी उपलब्धियां विकसित विश्व के मुकाबले हैं। आगे राइटर कहता है कि भारतीय सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे परिवर्तन के लिए युवा उद्यमियों का विकास विशाल समूह प्रशंसनीय है। हमारा कुशल जन संसाधन विश्व में सबसे इच्छित संसाधनों में से एक है। यह विकसित विश्व के आर्थिक विकास में भारत वैज्ञानिकों भारतीय वैज्ञानिकों व उद्यमियों के बड़े जो तो योगदान से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त अपनी जनसंख्या तथा शिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के कारण से भारत तुरंत बौद्धिक कर्मियों की विशाल संख्या तैयार कर सकता है। इसके लिए वो सक्षम है, जिससे बहुत कम विकसित देश सक्षम है। राइटर कहना यह चाहता है कि यहाँ पर इंडियन जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट जगह जो तो जहाँ विकास होता है, जानकारी होती है, वहाँ पर क्या जन संसाधन उसमें भी ध्यान दे रहा जा रहा है। यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो राइटर इसके आगे कहते हैं कि जो विकसित देश तो ठीक है, ये विकासशील देशों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं जो कि इंडिया में है। तो भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं तथा लाभ हैं जिसके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं कि हमें अपनी गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों तथा अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानना चाहिए। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से आती है। पूरा विश्व क्या है, एक बौद्धिक समाज के लिए, है ना, परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें से उसे पहचानना चाहिए और भविष्य की एक रूपरेखा प्लानिंग बनानी चाहिए कि ताकि हम क्या जो कंपटीशन के इस एज में क्या है, अपने आप को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने। ठीक है, क्योंकि आज क्या है कि जो ज्ञान की शक्ति है, जो धन का स्रोत है, वो क्या है, किसी एक देश या किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, वो विश्व स्तर पर जो तो उसे फैलना है। तो भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति के
में बदलने और फिर अपने 2 दशकों के भीतर क्या है विकसित देश बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है। राइटर का कहना यह है कि भारत में क्या है, जब ऐसी स्थितियां हैं, ज्ञान शक्ति या धन पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा से ज़्यादा ज्ञान शक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इंडियंस को भी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट्स है या इंडियंस को क्या इस बात पर जोर देना चाहिए कि क्या है, खुद को जो है भारत क्या है एक बौद्धिक जनशक्ति के रूप में बदलने का प्रयास करें। ठीक है, इस वर्गीकरण के कारण से यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं, जो एक बौद्धिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर होने के लिए वास्तविक इंजन है। आगे राइटर कहते हैं कि सबसे पहले विकसित देश बनना तो जरूर हम चाहते हैं, लेकिन क्या इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या है इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार हमारी पोजीशन एट प्रेजेंट हमारी पोजीशन कहाँ पर है और हमें कितना एफर्ट्स करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन स्टूडेंट्स अब क्या है हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है, राइटर कहता है क्या कहता है कि बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किस का योगदान था। तो देखिए, बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में धार्मिक संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों तथा गणितज्ञों का योगदान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आचार्य प्रसिद्ध थे। बताया जा चुका है, कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि ये शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य प्रसिद्ध हुए थे। तक्षशिला के यहाँ पर क्या है, तक्षशिला नहीं, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ सकेगा, तो इसके लिए राइटर ने बताया कि भारतीय बौद्धिक समाज के रूप को बदल करके, बौद्धिक समाज के रूप को बदल करके ही और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेगा। भारतीय सेना में कौन कौन से स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर अग्नि दी गई है, क्या है इसमें से कि अग्नि और पृथ्वी ये 2 मिसाइलें शामिल की गई। इसके बाद बच्चों अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत उन्नत क्यों कहा गया है। ठीक है, तो अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को अधिक उन्नत कहा गया है क्योंकि भारत में क्या उस समय क्या थे, 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं, नालंदा और तक्षशिला। ठीक है, शून्य का आविष्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसमें शून्य का आविष्कार जो हुआ था ये कहाँ, गणित के क्षेत्र में भारत ने शून्य का आविष्कार किया। इससे क्या है, डबल कैलकुलेशन में क्या है इजी गोइंग हुआ और कंप्यूटर जो तो का विकास हुआ। आर्यभट्ट की क्या देन है, आर्यभट्ट की यह देन है कि उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। भारत के आधारभूत ढांचे भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। देखिए, भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों की व्यवस्था, उनका नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में दिया जाए। स्वतंत्रता से पूर्व की भी भारतीयों ने विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की थी। इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का मतलब ये था कि आज़ादी प्राप्त पाने के पहले
भारत में क्या प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, कवि हैं, दार्शनिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सभी क्या है अपनी खोजों के द्वारा विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है। टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में अपना नोबेल पुरस्कार जो तो प्राप्त किया है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख क्यों है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में भारत सॉफ्टवेयर की अच्छी खास है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सक्रिय भारतीय इंजीनियरों ने अपने कुशलता का परिचय दिया है। हमारा कुशल जन संसाधन विश्व में सर्वोपरि है। इसमें युवा उद्यमियों का कुशल प्रबंधन प्रशंसनीय है। जोड़ियाँ बनाना है, दशमलव पद्धति आर्यभट्ट, गणितज्ञ रामानुजम, सूर्य सिद्धांत भास्कराचार्य, शल्य क्रिया सुश्रुत। ये मैच द कॉलम है, ठीक है। आफ्टर देन जैसे भाषा विज्ञान में देखिए, भाव विस्तार में देख लीजिए, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहले तो क्या आ गया, समास विग्रह करना है। जैसे विश्वविद्यालय, विश्व के लिए क्या विद्यालय, या क्या है विश्वविद्या के लिए आलय, जैसा करना हो, ये तत्पुरुष समास होगा। फिर क्या है दर्शन शास्त्र, दर्शन का शास्त्र तत्पुरुष समास। औषध विज्ञान, औषध के लिए विज्ञान तत्पुरुष समास। तंत्र विद्या, तंत्र के लिए विद्या। तंत्र विद्या हो गया, तंत्र की विद्या तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आधारशिला, आधार के लिए शिला तत्पुरुष समास। भाषा अनुशीलन में देखिए सेकंड में, निर्देशानुसार वाक्यों को से निर्देश, यहाँ पर निर्देशानुसार क्या करना, परिवर्तित कीजिए। तो इसका हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखलाया। सरल वाक्य, ठीक है। तो हमें गणना करना सिखाने का श्रेय भारतीयों को देना चाहिए। भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना तथा आधारभूत ढांचे के लिए निर्माण के लिए प्रेरित किया है। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया है। अगला है, बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या है, बालक रो रो कर चुप हो गया, ठीक है। बालक रो रहा था और वह चुप हो गया, ऐसा भी संयुक्त बना सकते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जैसे क्या, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो खिड़की खुलने से प्रकाश आता है। तुम हमारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ,
और हमारे को अपनी उपलब्धियों पर बड़ा गर्व करना चाहिए। तो हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्या है, योग्यता विस्तार है। आप इसके एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम हो अवश्य शेयर करिए और बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।